अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम अपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हमें मालूम करनी थी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस वक्त तक जब तक हमने ये मालूम किया, एक्चुअली ये मालूम जे थॉमसन ने किया, उसको ना ये पता था कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ई फॉर चार्ज, और ना उसे पता था कि इलेक्ट्रॉन पर मास या इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। तो वो किस तरह से ये रेशियो फाइंड आउट कर सकता था? जाहिर सी बात है, थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट डिटरमिन किया कि व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर उसके लिए उसने जाहिर सी बात है कोई अपरेटस डिजाइन किया होगा। ये अपरेटस एक डिस्चार्ज ट्यूब है। जैसे हम ऑलरेडी इस चैप्टर के शुरू में जो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, वहां पे भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड और कैथोड यूज किए। तो यहाँ पे भी वही एनोड कैथोड है और थोड़ी सी डिफरेंट असेंबली है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से ये ड्रॉ हुई हुई है डायग्राम, जो मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आपने अपने पेंसिल उठा लेनी है और साथ साथ पेंसिल शार्पनर रेजर और डायग्राम ड्रॉ करें। और इस तरह से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो तरीकाकार था जो जे थॉमसन ने अडॉप्ट किया और मालूम किया चार्ज टू मास रेशियो को। तो देखिए जी, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे छोटी सी डायग्राम। मेरे साथ ड्रॉ कर लें, बहुत आसान सी है। आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करें, पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से आपके बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, एक एनोड और कैथोड को ले जाने के लिए या कनेक्शन के लिए जगह बनाई हुई है। फिर इसके बाद आप बिल्कुल यहाँ सीधा चलेंगे। हाँ जी। और चूंकि ये शीशे की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको आप ऐसे आगे की तरफ ले जाएं और फिर आगे जाकर थोड़ा सा इसको खोल दें। कोशिश करें पैमाने का इस्तेमाल करें, हाथ का इस्तेमाल करें, लेकिन एक वक्त ऐसा करें कि आपके हाथ ही डायग्राम को बेहतरीन तरीके से ड्रॉ कर पाएं, ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट्स हासिल कर सकें एग्जाम में कम से कम टाइम के अंदर। एनी हाउ, ये मैंने छोटा सा एक स्केच बना दिया है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब जो मामला है वो कुछ ऐसे है कि यहाँ से आपने एक कैथोड लगाना है। कैथोड से आपको पता है कि कैथोड रेज निकलती है और कैथोड रेज को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। और यहां पर आपने क्या करना है, एक लगा देना है एनोड। एनोड को परफोरेटेड भी कह सकते हैं या एनोड एक स्लिट के साथ भी हो सकता है। ये मैंने छोटा सा यहां पर एक हिस्सा बनाया है और फिर इसको मैं जोड़ रहा हूं इस वायर के साथ, जो बाहर जाकर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ सकती है। अगर आप चाहें तो बैटरी को यहां पर ऐसे शो भी कर सकते हैं कि भाई ये हमने बैटरी लगा दी। ठीक है जी, बेशक इसको ऐसे कर ले। ठीक है जी। अब जब हम ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत आसान सा मामला है। देखो भाई, होगा ये कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रेज हैं और वो किसकी तरफ जाएंगे, वो जाएंगे एनोड की तरफ खिंचते हुए। और चूंकि ये एक परफोरेटेड लेकिन बहुत ही नैरो रास्ता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी ही खास कह लीजिए या कह लीजिए फाइन बीम तैयार होगी। और इस बीम को जब हमने देखा, ये आगे की तरफ जाती रही। अब जहां पर ये टकराएगी वहां पर ग्लो पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि जो टकराने की जगह है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज में कि वो टकराती है किसी भी मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से या कोई ग्लास ट्यूब से ही, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब का हिस्सा है, तो वहाँ ग्लो प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस ग्लो को बेहतर बनाने के लिए, समझने के लिए, हम यहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग भी करते हैं। तो आप यहाँ पर कह लीजिए कि ये है जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो एक स्क्रीन पर है, और ये स्क्रीन रिकॉर्ड करेगी कि कहां पर जो कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन है आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब करना क्या है? अब करना बड़ा आसान सा मामला है, वो ये कि यहां पर आप पैदा करेंगे एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली है। वैसे तो आप इसको आसानी से पॉजिटिव नेगेटिव करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बनाया है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इस पर चार्ज है डी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने दो टर्मिनल्स दिए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब आप एक बात समझ लीजिए कि चूंकि कैथोड रेस यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगी। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा, या आप कह लीजिए पॉइंट 1 पर पहुंचने की बजाय डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट करने के बाद वो यहां पर आके टकराएगी और ग्लो
एक और दूसरी जगह पर होगा, इसको हम P2 कह लेते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड असल में अगर आप सोच लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर है, या आप कह लें पेपर के साथ साथ जैसे ये बना है वैसा ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो बहरहाल उसको यहाँ पर दिखाना मुश्किल है, पर मैं फिलहाल दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से कि आप नॉर्थ और साउथ पोल बना लीजिए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हमारे पास बैक साइड से होता हुआ आ रहा है, मतलब अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कुछ इस तरह से है, टी शेप जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नॉर्थ है एक तरफ और दूसरी तरफ है साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो आप क्या कह रहे हो कि जो डिफ्लेक्शन होगी वो कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होगी। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि हमने इसको सेट ही कुछ यूं किया है कि अगर डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होती है, लेकिन आपने उसे ऐसे एडजस्ट करना है कि अब के बार डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पर हो, यानी पॉइंट P2 की बजाय एक और पॉइंट, जिसको आप पॉइंट P3 नाम दे लीजिए, पर जाकर आपको ये ग्लो नजर आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको छोटी सी बात समझा दी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो फिर पॉइंट 2 पर, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो पॉइंट 3 पर डिफ्लेक्शन होगी। मैं फिलहाल आपके लिए यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, तो आपने भी कुछ ऐसा ही करना है कि लेबल कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी। अब क्या हुआ, ये क्या मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ भाई। अब आपने एक्चुअली थोड़ी सी बात समझनी है। वो क्या, वो ये कि देखो, आपको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा, आपने उसे तोलना है, तराजू पे रखेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। फिर उसका अगर हम देखें ना, चार्ज टू मैस रेशो है, तो हम सोच लीजिए कि चार्ज और मैस मालूम में करने में मैस भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज भी इंपॉर्टेंट है। देखो, आप बस सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपके लिए ताकि समझ आपको आ जाए। वैसे यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती, बट थोड़ा सा समझने के लिए ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम और आप ले लीजिए एल्यूमिनियम। अगर हम इनका साइज देखें तो साइज काफी हद तक कंपेरेबल है, ठीक है ना, इनके आइंस का। लेकिन सोडियम पर चार्ज पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पर चार्ज 2 पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम पर चार्ज 3 पॉजिटिव है। अब सबका मैस ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन चार्जेस डिफरेंट होंगे, इसलिए चार्ज टू मैस रेशो हर आयन की डिफरेंट आती है। ठीक है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि चार्ज, देखिए मैंने इसमें मैस कांस्टेंट कर दिया, तो चार्ज को की इंपॉर्टेंस दिखाई है, तो चार्ज को भी आप दिमाग में रखेंगे और मैस को भी। अब चार्ज और मैस को देखते हुए अब हम क्या कह सकते हैं, देखो सपोज कीजिए, थोड़ा सा एहतियात देखें, ये एक दरवाजा है, यहां से एक छोटा बच्चा इसको या कोई भी जोर लगा रहा है, ये खुल रहा है। अब आपने इसको रोक दिया है और आपको भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ रही है। अब आप जो अपनी फोर्स काउंट कर लो जो आपने लगाई है, तो अगर दरवाजा बिल्कुल सीधा रहे, वहां से भी ताकत लगे, यहां से भी लगे, लेकिन मूवमेंट ना हो, यानी काउंटर बैलेंस हो चुकी हो दोनों फोर्सेस, तो फिर आप जस्ट अपनी फोर्स को काउंट करो, ये इक्वल होगी उस फोर्स के जो दूसरी तरफ से कोई शख्स या बच्चा लगा रहा है। यानी आपको बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको उस बच्चे के फोर्स को देखने की या नापने की जरूरत नहीं पड़ी, आप तो अपने आप को ही नाप रहे हैं या अपने ही किसी इंस्ट्रूमेंट को नाप रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए गौर से, अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर रहे हैं, नीचे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसको ऊपर खींचा जाता है, ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन को देखने, इलेक्ट्रॉन का मैस नापने की यहाँ पर जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर इस स्ट्रेंथ को देख लिया जाए जो इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए दरकार है ये, तो फिर ये फोर्स बता सकती है कि क्या मैस होगा या चार्ज टू मैस होगा इलेक्ट्रॉन का। तो बहरहाल सेंस ये उसने क्रिएट की जे थॉमसन ने कि जब हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते थे तो वो पॉइंट 1 पर स्ट्राइक करता था।
मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो नीचे स्ट्राइक करता था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अप्लाई किया तो ऊपर अप्लाई करता था। अब सपोज कीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे अप्लाई किया। सपोज कीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नॉब है। इस नॉब को अगर हम घुमाएं तो घुमाने पर क्या होगा, हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पर एक स्केल दिया हुआ है 0, ठीक है जी, +1, +2, +3। ये मैं वैसे फर्जी तौर पर दे रहा हूँ कि जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें एक स्पेशल वोल्टेज मालूम हो जाएगा कि कितना वोल्ट करंट दे रहे हैं, या कोई भी यूनिट इस्तेमाल कर ले। अब होगा ये कि जब आपने इसको बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाया, जब बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे ऊपर खींचा, लेकिन पॉइंट 3 से अभी थोड़ा सा ऊपर हुआ है, और फील्ड को बढ़ाया तो ये और ऊपर हुआ, और आखिरकार आपने इसको एग्जैक्ट P1 पर आकर सेट कर दिया। इसका मतलब है कि अब ना तो मैग्नेटिक फील्ड और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या उनके इंडिविजुअल इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो कि उनके फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को आपने बैलेंस कर दिया है, उनकी काउंटर बैलेंस कर दिया। और यही जो फील्ड की ताकत आपने यहाँ पर देखनी है कि आपने कितना फील्ड का स्ट्रेंथ या पोटेंशियल अप्लाई किया। जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया या इलेक्ट्रॉन को उठाने के लिए आपने ताकत लगाई, वही ताकत बराबर होगी किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो की। अब ये जो अगर आप खुद सोचो, अगर एक एटम में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हो, तो क्या होगा, तीनों का चार्ज डिफरेंट होगा। तीनों को उठाने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कीजिए क्या करता है, इसका नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो इसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा या उसकी निस्बत इसको कम अट्रैक्ट कर पाएगा या उसको कम। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं करना चाह रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मैसेज सेम होने के बावजूद जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो डिफरेंट लग रही है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन पर भी एक चार्ज है, उस चार्ज को भी काउंटर बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सही तरह से अप्लाई करेंगे तो ही पता लगेगा कि भाई कितना है हमारे पास उसका चार्ज। तो या आप पूरा बोले E/m वैल्यू। तो E/m वैल्यू आपने मालूम कर ली किसके जरिए से, एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट के जरिए से जो जे थॉमसन ने की। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा कम है, पर बता दिया है कि ये रिएक्शन या कह लीजिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा सकता है। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए है क्या कहते हैं लेबल, ताकि आपको भूले ना कोई चीज़। ये जो हमारे पास स्क्रीन थी, इसको भी स्क्रीन ही कहा था, इसको फ्लोरिसेंट स्क्रीन कह लीजिए। फ्लोरिसेंट स्क्रीन से मुराद ये लेंगे कि जब उसके ऊपर कोई एनर्जी जैसे कि कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो वो ग्लो शो करता है। तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है हमारे पास, और प्लस उसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जो असल में हमें ज़्यादा क्या देगा। ऐसा देखें, फ्लोरिसेंट स्क्रीन ये बता सकती है कि यहाँ पर कुछ क्या है, चेंज आ रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं। जिंक सल्फाइड बताता है, उसके ग्लो से हमें विजुअली बता सकता है कि वाकई में ये एक ऐसी जगह है जहां पर क्या हुआ है, कोई पार्टिकल गिरा है या एंगल चेंज हुआ है, पता लग जाता है फौरन। ठीक है जी, ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन विद द जिंक सल्फाइड कोटिंग, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और यहाँ पर आप लिख लीजिए कैथोड। तो ये कैथोड है आपके पास, और यहाँ पर क्या है, इसको बुक ने A एंड B नाम देकर प्लेट्स पे लिखा है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर इसको जस्ट एनोड लिख रहा हूँ, तो आप एनोड भी लिख सकते हैं। ये था सिंपल सा एक यानी टॉपिक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत कीन भी लिया जा सकता है, बट हमारी क्लास के अंदर ये यानी इस लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना ही है जितना आपको समझा दिया है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। गुड बाय।